Good morning, student. Same chapter for civics portion, parliamentary form of government. And now we take the Lok Sabha. The Lok Sabha is also called the House of People. राइट है, सबने सुना होगा लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं. इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and is elected directly by the people on the basis of universal adult franchise and secret ballot. यानी सीधे सीधे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम ही इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग. यही लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं. लोकसभा की मेजॉरिटी पढ़ा था अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में. मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पढ़ा था ना. द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग कंपोजिशन ऑफिसर ऑफ द हाउस. यहाँ का जो स्पीकर होता है वो इस यहाँ का ऑफिसर होता है जो मीटिंग हेल्ड करता है. अ डिप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड हु प्रिसाइड इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर. तो डिप्यूटी यानी असिस्टेंट. अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर उस मीटिंग को हेल्ड करवाएंगे. कंपोजिशन क्या है? द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 550 मेंबर्स, out of which 530 are elected from state while 20 are elected from union territory. Seats are allocated to each state on basis of population. The president even nominates 2 Anglo-Indian members to Lok Sabha to give the community adequate representation. At present Lok Sabha has 545 members. समझाती हूँ. टोटल मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के वो 550 होते हैं. ठीक है, इसे याद कर लो. अब ये 550 मेंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? तो देखो 530 को तो हम इलेक्ट करते हैं. हम कौन? जनता इन्हें इलेक्ट करती है. हम इलेक्शन के थ्रू इन्हें सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. 20 मेंबर्स जो हैं यूनियन टेरिटरीज में से प्रेसिडेंट चुनते हैं. नहीं आया समझ में? देखो 530 मेंबर्स हमने इलेक्ट किए. 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज में से क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ से जो आउट ऑफ द स्कर्ट कहा जाता है इन्हें, कि वो कम्युनिटी बेसिस से उन लोगों को इनमें लिया जाता है जो आज भी नीड है, जिन्हें यूनियन टेरिटरीज में से. हमारी यूनियन टेरिटरीज है ना, कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 20 को यहाँ चुना जाता है ताकि उन कॉर्नर से भी लोगों को अपनी आवाज़ रखने, अपने मुद्दे रखने की ज़रूरत जो है वो मिल सके. कितने हो गए? 550 कंप्लीट हो गए. लेकिन इसमें +2 मेंबर्स और जोड़े जाते हैं तो ये काउंटिंग पूरी हो जाती है 552 पे. अब ये 2 मेंबर्स कौन से हैं भाई? ये 2 मेंबर्स आते हैं एंग्लो इंडियन से. ये 2 मेंबर्स आ रहे हैं इन मेंबर्स को कहा जाता है एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन कौन? जिसके पेरेंट्स एक ब्रिटिशर्स
फैमिली को बिलोंग करता हो और एक इंडियन हो, वो एंग्लो इंडियन मेंबर्स वो कहलाते हैं जिनके पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिश फैमिली को बिलोंग करता हो। ये इसलिए, अच्छा ये दो वो तो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं जो एक पेरेंटल में से कोई ब्रिटेन से हो, इंग्लैंड से हो। लेकिन ऐसा क्यों चुना जाता है इन्हें? क्योंकि देखो, कंट्री की सिटीजन्स, कंट्री के जो मेंबर्स होते हैं, माना जाता है जो कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, कंट्री के मेंबर्स होते हैं, वो क्योंकि मेजॉरिटी बेस पे गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत। अपोजिशन वाले हमेशा ही काफ़ी चीज़ों का मुद्दा बनाते हैं, यानी वो खड़े रहेंगे, वो पब्लिक, देखो अपोजिशन को भी एक बहुत अच्छी चीज़ माना गया है, तो अगर अपोजिशन नहीं होती ना, सामने वाली अपोजिशन पार्टी नहीं होती, तो पब्लिक के मुद्दे कोई नहीं उठा सकता। तो क्योंकि ये सारे ही इसी कंट्री के हैं, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो ट्रुथ बोले, जो हकीकत क्या है वो बात करे, अपनी पार्टी के फायदे के बारे में बात ना करे। तो ये एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो इस कंट्री के नहीं है, वो इस कंट्री के नहीं है, तो वो रियलिटी जो देखेंगे वही बताएंगे, जो टिपिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताएंगे। और अगर कोई बिल है, कोई सैंक्शन हुआ है, कोई रूल बना है, तो कितना उसमें पॉजिटिव नेचर है, कितना उसमें नेगेटिव थिंकिंग है, वो जो भी चीज़ है वो क्लियरली अपना डिसीजन देंगे। वो है ही नहीं इस कंट्री के, तो उनको किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है। तो इसलिए 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर्स। और क्योंकि दूसरा, क्योंकि हम जो है किसके अंडर कॉलोनियल रूल आए थे? ब्रिटिश के अंडर कॉलोनियल रूल हमने इंडिया की फ्रीडम ली थी। तो क्योंकि उस कॉलोनियल रूल के अंडर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है, तो वो 2 मेंबर्स को हमें, एंग्लो इंडियन मेंबर्स को हमें जोड़ना पड़ता है। तो इट मीन्स 552 जो है लोकसभा के मेंबर्स की काउंटिंग होती है, लेकिन फिलहाल 545 मेंबर्स ही हमें नज़र आते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा लोकसभा। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स एज, कम से कम 25 साल होनी चाहिए, ऊपर हो सकती है, नीचे नहीं जा सकती। आपकी एज 25 साल तो होनी ही है। ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको इस लोकसभा का मेंबर होने के लिए किसी अदर गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। अगर आप हो तो पहले आप उस जॉब से रिज़ाइन करो, फिर इलेक्शन लड़ो। ही शुड नॉट बी, हाँ, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद अगर आप हार गए तो आपको आपकी जॉब नहीं मिलेगी, आप फिर से वापस से वही स्टार्ट करोगे, कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, ये करोगे वो करोगे, उसके बाद ही आप अगर सिलेक्ट होते हो तो आपको आपकी जॉब मिलेगी। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि मैं इलेक्शन हार गया तो मुझे ये जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। He should be a citizen of India, not less than 25 years old. He should not be bankrupt or of unsound mind. वो भ्रष्टाचार, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी उस पर कोई ऐसा हो कि भाई वो बिल्कुल भी अनसाउंड माइंड हो या करप्शन में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड यानी जो डिसीजन नहीं ले सकते, जो खुद के डिसीजन नहीं ले सकते, तो देश के इतने बड़े बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? जो नॉर्मल नहीं है, जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो वो लोग अगर ऐसे हों तो उन्हें क्वालिफाइड नहीं किया जाता। द लोकसभा इज टर्म क्या है? द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए होती है। हावेवर इट्स टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। देखो बताया था, जब इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। उस टाइम ना लोकसभा रहती है ना राज्यसभा रहती है, ओवरऑल कंट्री किसके अंडर रूल चली जाती है? प्रेसिडेंट के। It can be dissolved even earlier if the tenure of Lok Sabha ends and no party is in a majority to form the government.
और कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा का जो टेन्योर ख़त्म होने के बाद जो टेन्योर स्टार्ट होता है उसमें भी लोकसभा नहीं बन पाती, क्योंकि कोई सी भी पार्टी अगर वो मेजॉरिटी नहीं बता सकती तो देखो लोकसभा में मेजॉरिटी होती है 272 की। 272 सीट्स अगर किसी के पास है, किसी भी पार्टी के पास, तो वो इजी वे में मेजॉरिटी शो कर सकती है। अगर इतनी मेजॉरिटी नहीं होती तो आपको शो करनी, फिर आप खरीदो दूसरी पार्टी के लीडर्स को अपनी पार्टी में लाओ, जो छोटी पार्टी स्मॉल पार्टीज होती है उनके लीडर्स को आप इन्वॉल्व करके मेजॉरिटी बनाओ, तो फिर आपको टाइम दिया जाता है। जैसे मेजॉरिटी नहीं बता रहे हो आप, दोनों ही पार्टी जो भी बड़ी बिग पार्टीज होती हैं, तो आप लोगों को एक टाइम दिया जाता है 3 डेज का, 6 डेज का, 7 डेज का, जो भी दे प्रेसिडेंट। उसके बाद ही आपका जो टाइम लिमिट होता है आपको उसमें शो करना पड़ता है मेजॉरिटी। अगर आप शो नहीं कर पाते मेजॉरिटी तो फिर प्रेसिडेंट की मर्जी वो किसकी गवर्नमेंट बनाए। दूसरी है राज्यसभा। द राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। It is the upper house of the parliament and is elected indirectly by the MLAs of the state legislative assembly on the basis of proportional representation. राज्यसभा क्या है? ये इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि इस राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं जिन्हें MLAs कहते हैं, वो सीधा सीधा स्टेट के जितने स्टेट लेजिस्लेचर है ना, सारे स्टेट के जितने स्टेट असेंबली में मेंबर्स हैं उनमें से वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर यहाँ आते हैं। हम इलेक्ट नहीं करते इन्हें, हम तो स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं और लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से आते हैं? जो स्टेट में लेजिस्लेचर है ना, जिन्हें हमने चुना है, वो स्टेट के लेजिस्लेचर्स के मेंबर्स में से वहाँ से लोग इलेक्ट होकर, वहाँ से लोग सिलेक्ट होकर यहाँ राज्यसभा में आते हैं। यानी हर स्टेट में से कुछ मेंबर्स इस राज्यसभा में आते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये 250 मेंबर्स होते हैं बेटा। आगे बात करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ के ऑफिसर होते हैं जो मीटिंग हेल्ड करते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो उसकी जगह डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो मीटिंग को हेल्ड कराते हैं। कंपोजिशन, अब कंपोजिशन देखते हैं राज्यसभा का। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स आउट ऑफ whom 230 आर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड 12 यूनियन टेरिटरीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा का सिस्टम ये है कि 250 मेंबर्स होते हैं टोटल। इसमें से 238 मेंबर्स तो चुने जाते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से। ठीक है, ये रहा 250 मेंबर्स कंप्लीट। 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में से चुने जाते हैं। बाकी कितने बचे? 12 मेंबर्स। 12 मेंबर्स जो होते हैं ये प्रेसिडेंट की एडवाइस पर कहाँ से लिए जाते हैं? ये लिए जाते हैं एजुकेशन फील्ड से, साइंस फील्ड से, कल्चर फील्ड से, स्पोर्ट्स फील्ड से और टेक्नोलॉजी फील्ड से, आर्ट फील्ड से। तो ये सारी फील्ड से 12 मेंबर्स चुने जाते हैं। वो इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि ये सारी फील्ड को भी ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट की। तो जो इन फील्ड से इन्हें लिया जाता है ताकि यहाँ पर क्या नीड है वो ये बता सके। ठीक है, तो कितने हो गए? 250 मेंबर्स हो गए ना कंप्लीट राज्यसभा के। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है राज्यसभा की? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स।
वहाँ पे 25 ईयर्स था, यहाँ 30 ईयर्स है, यानी 30 साल से कम नहीं होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। वही सेम है ना पूरा। उसको भी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पर अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसे और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एक गवर्नमेंट जॉब है। तो टू गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं रह सकते। ही मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट और मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड। सेम टर्म क्या है? द राज्यसभा इज परमानेंट हाउस विच इज नेवर डिसॉल्व्ड। Its members are elected for a term of 6 years and 1/3 of its members retire after 2 years. देखो, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, यानी जैसे लोकसभा को हम इलेक्ट करते हैं तो एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन से पहले वो मेंबर्स जो हैं सब जो इलेक्शन में लड़ेंगे वो इलेक्शन में आ जाते हैं, तो लोकसभा खत्म हो जाती है क्योंकि हम नए मेंबर इलेक्ट करेंगे। राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती क्योंकि राज्यसभा का जो टेन्योर होता है ना वो 6 ईयर्स का होता है। यही वजह है उसका 6 ईयर्स का होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट बन रही है तो जैसे यहाँ के मेंबर इलेक्ट होके वहाँ जाएंगे तो एक सर्कल चल रहा है। यहाँ पर लोकसभा में क्या हो रहा है, पूरा ख़त्म हो जाता है, नए सिरे से गवर्नमेंट बनती है, मेजॉरिटी आती है लोकसभा में, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता। राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो अलग अलग सिस्टम पर होते हैं, इसलिए राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो 6 ईयर के टेन्योर्स पे होते हैं और 1/6 यानी 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं, क्योंकि देखो स्टेट से आए हुए जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पे इलेक्शन से होकर आते हैं, तो जिसका जैसा टेन्योर खत्म होता जाता है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से रिटायर होते जाते हैं। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, legislative powers. It has exclusive power to make law on subject mentioned under the union list and residuary powers. It make law on current list and in case of conflict. जब पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं तो बोथ दी पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा के फंक्शंस हैं। तो पहला है इट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन अंडर यूनियन लिस्ट एंड रजिड्यूरी पावर्स। तो इनके पास ये पावर होती है कि वो कंट्री के लिए लॉ भी बना सकते हैं, कुछ चाहे वो यूनियन टेरिटरीज़ की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, तो वो जो लॉ बनेंगे पार्लियामेंट में वो पूरी कंट्री के ऊपर ही होंगे, मानने पड़ेंगे, और लॉ जो है वो पीपल की बेनिफिशियल प्रॉब्लम्स के लिए बनाए जाते हैं। इट मेक लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट लॉ द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। कभी कभी ऐसे लॉ बन जाते हैं कि जो सेंट्रल की गवर्नमेंट ने बना लिया लेकिन उसको स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, लेकिन क्या होता है एंड ऑफ टाइम, क्योंकि सेंट्रल की गवर्नमेंट हेड ऑफ द कंट्री होती है, तो स्टेट को कुछ चांसेस दिए जाते हैं उसमें अमेंडमेंट यानी चेंजेस करने के, फिर उसके बाद आखिर में वो लॉ पास ही होता है। इट मेक्स लॉ ऑन स्टेट लिस्ट ऑफ राज्यसभा passes a resolution और if 2 or more state legislator request for it। अगर वो लॉ नहीं समझ में आ रहा है तो राज्यसभा के पास स्टेट की लिस्ट जाती है कि भाई हम जो है, क्योंकि स्टेट के मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं ऑब्वियस है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं इस लॉ पे दोबारा सोचा जाए, क्योंकि जब तक लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही पार्लियामेंट में से बिल पास नहीं होता तब तक वो बिल पास नहीं होता। ऑन ऑर्डिनरी बिल बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इक्वल पावर एंड इन केस ऑफ डेडलॉक अ जॉइंट सिटिंग इज हेल्ड टू पास द बिल। लोकसभा इन सच एज एन इवेंचुअली इंजॉय न्यूमेरिकल एडवांटेज ओवर द राज्यसभा। देखो बिल अभी बात बताया मैंने, दोनों ही सभाओं में बिल पास होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी एक डेडलॉक आ जाता है कि दोनों ही की मीटिंग एक साथ करके एक बिल को पास कराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो होता है जब दोनों को साथ मीटिंग बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा की,
उस टाइम लोकसभा के पास एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसकी मेजॉरिटी 543 की है ना, और इसकी कितनी है 250 की है। कौन ज़्यादा बड़ा है? लोकसभा। तो यहाँ मेजॉरिटी के बेस पे लोकसभा यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिटेबल शो हो जाती है। फाइनेंशियल पावर क्या है? बजट और मनी बिल आर प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। देखो मनी बिल और बजट के बिल सिर्फ लोकसभा में पास होते हैं। ऑन मनी बिल्स राज्यसभा enjoy only a delaying power of 14 days after which the bill is sent to the president for his assent। अगर कोई बिल होता है जैसे मनी बिल और बजट के बिल तो सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कुछ मनी बिल्स होते हैं, जो छोटे मोटे बजट के बिल होते हैं, वो अगर राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा इसके ऊपर सहमति नहीं दे पाती, मेजॉरिटी नहीं दे पाती, तो आफ्टर 14 डेज वो बिल खुद ब खुद पास हो जाता है और प्रेसिडेंट जो है इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सैंक्शन कर देते हैं। इफ द बजट और मनी बिल इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इज रिजेक्टेड इन द लोकसभा, द गवर्नमेंट हैज़ टू रिजाइन। अगर कभी बजट और मनी बिल जो है लोकसभा में रिजेक्ट हो जाता है, तो क्योंकि लोकसभा की मेजॉरिटी ही गवर्नमेंट बनाती है, तो पॉसिबल है कि जितने भी बिल आते हैं गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो पास ही होते हैं। और अगर नहीं हो, मेजॉरिटी उस गवर्नमेंट की खुद रिजेक्ट कर दे इस बिल को, तो ऑब्वियस है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही रिज़ाइन हो गई। भाई आपकी मेजॉरिटी, आपके लीडर्स ही आपके सपोर्ट में नहीं है, तो आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? द बजट इज प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स। बजट जो है 2 पार्ट में प्रिपेयर किया जाता है। रेलवे बजट प्रेजेंटेड बाय रेलवे मिनिस्टर एंड जनरल बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। रेलवे बजट ऑब्वियस है रेलवे मिनिस्टर बनाएंगे, और फाइनेंस का जो बजट है, यानी किस स्टेट को कितने पैसे देने हैं, किस प्रोग्राम में कितने पैसे लगाने हैं, ये हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर तय करते हैं, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग मैनर्स: by asking question and supplementary question in 0 hour, by appointing joint parliamentary committees, by adjournment motion, by censor motion, by rejecting the budget or cut motion, by passing a vote of non confidence। तो जो पार्लियामेंट है वो किस तरह कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव पे? तो अगर कोई 0 आवर्स में, 0 आवर्स यानी वो आवर्स जब डिस्कशन नहीं चल रही, तो उस टाइम किसी ने क्वेश्चन किया तो उस पर वो 0 आवर लगा देती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो उन्हीं मेंबर्स को बुला सकती है जो एनवायरनमेंट ख़राब ना करते हों। एडजर्नमेंट मोशन जो होता है, सेंसर मोशन जो होता है, रिजेक्टिंग द बजट और कट मोशन जो होता है, पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। यानी पार्लियामेंट जो है वो, पार्लियामेंट में ऑब्वियस है स्पीकर, जो चेयरमैन होता है, स्पीकर होता है, वही सब कुछ करता है, तो वो उन सारे मुद्दों को देखकर चलती है जिससे कंट्री का नुकसान ना हो, कि जो बैठक हुई है, जो मीटिंग हुई है, वो क्लियरली हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, तो उस टाइम मीटिंग को एडजर्न करना पड़ता है, यानी कैंसिल करा देना पड़ता है, सेंसर मोशन लगा देना पड़ता है, यानी कि कई लोग किस चीज़ के मुद्दे से किसी और मुद्दे पे चले जाते हैं, या बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ से उनको बिल्कुल भी सख्ती के साथ कितने 2 दिन के 5 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है पार्लियामेंट में से, कि अब आप दोबारा मीटिंग हेल्ड नहीं करोगे, ज्वाइन नहीं करोगे। तो बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपकी क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखने के लिए आप पे रूल्स लगाए जाते हैं, उसी तरह पार्लियामेंट को डिसिप्लिन में रखने के लिए स्पीकर को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ता है। The power of rejecting the budget or passing a vote of non-confidence is the exclusive prerogative of the Lok Sabha, and it's these power which make the Lok Sabha more powerful than Rajya Sabha। देखो लोकसभा के पास बजट और फाइनेंस बिल सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा का लेना देना ही नहीं है। तो क्योंकि एक इतनी बड़ी पावर है कि कंट्री का बजट और कंट्री की फाइनेंस सिस्टम
हमारे हाथों से होकर गुजरता है, तो इसीलिए लोकसभा मोर पावरफुल कहलाती है राज्यसभा से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बोथ द हाउस इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सिंपल मेजॉरिटी और 2/3 मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करना मतलब बदलना नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की जाएं जिससे आगे की सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो इलेक्टोरल पावर्स, तो दोनों ही हाउसेस के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पावर होती है। इलेक्टोरल पावर, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दोनों ही हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट ही, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी दोनों ही हाउस मिलकर प्रेसिडेंट चूज करते हैं, दोनों ही हाउसेस मिलकर वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। द लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वाइल राज्यसभा इलेक्ट इट्स वाइस चेयरमैन। लोकसभा के मेंबर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर वहाँ के वाइस चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। जुडिशियल पावर क्या है? बोथ द हाउसेस हैव टू द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड अदर पर्सन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, जज, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने भी चुने जाते हैं, तो इन बोथ द हाउसेस के मेंबर्स की एडवाइस ली जाती है। वाई आर द पीपल इन द पार्लियामेंट? हु आर द पीपल? देखो, हमने एक क्राइटेरिया भी देखा था 530 लोकसभा में 552 मेंबर्स का इनका। तो इनमें एक चीज़ आपके ये आई है कि इन मेंबर्स में से जो हम देख रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में, यहाँ पर मेजॉरिटी जो हम देख रहे हैं, जैसे लोकसभा में 552 है, राज्यसभा में 250 है, तो इनका जो रिजर्वेशन सिस्टम है SC ST का, वो आता ही आता है, क्योंकि रिजर्वेशन बेस पे SC और ST को यहाँ पार्लियामेंट में जितनी उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग SC ST को, SC ST के मेंबर्स को यहाँ एंट्री है। जैसे शेड्यूल कास्ट SC के 33% तो वुमेन्स हैं, यानी पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में 33% वुमेन्स होनी ज़रूरी है। सीट्स इनके लिए रिजर्व है, इन सीट्स पे और कोई नहीं आ सकता वुमेन के अलावा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 14% SC है, 7% ST की सीट्स है, यानी इतने परसेंट तो रिजर्वेशन है, बाकी के ऊपर जनरल कैटेगरी आती है, ताकि ये लोग भी अपना मुद्दा उठा सके, अपने एम्पावरमेंट के लिए बात कर सके, क्योंकि जो कम्युनिटी जिससे रिलेट होती है उनकी प्रॉब्लम वही समझते हैं, हम नहीं समझते। तो वो क्या अपनी प्रॉब्लम है, उनको कितना एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, कितने ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हर कास्ट के लिए रिजर्व की गई है सीट्स, SC ST एंड वुमेन्स। क्लियर? आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है यहाँ पर। कल आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।